जानेंगे किसी अम्ल की क्षारकता क्या होती है और किसी क्षार की अम्लता क्या होती है। ठीक है, अम्ल की क्षारकता, जैसे हमने जाना है कि अम्ल किसे कहते हैं, वे सभी पदार्थ जो किसी जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। कैसा आयन देते हैं? H+ आयन देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। किसकी परिकल्पना के अनुसार? किसके सिद्धांत के अनुसार? अर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार। अर्हेनियस ने अम्ल की परिकल्पना दी, यानी अम्ल का परिभाषित किया और बताया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो कैसा देते हैं जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। ठीक है, इसी H+ आयन देने के आधार पे हम अम्ल को एक क्षारीय, द्विक्षारीय या फिर त्रिक्षारीय में विभाजित करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई पदार्थ अम्ल है, ठीक है, कोई पदार्थ है वो क्या है? अम्ल है। सिंपल भाषा में कि अगर कोई अम्ल है, अगर वो किसी जलीय विलयन में केवल H+ आयन यानी केवल एक ही H+ आयन देता है तो उसे हम एक क्षारीय कहेंगे, क्योंकि वो कितने हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा? एक हाइड्रोजन को, ठीक है, उसको हटा के उसकी जगह लेगा। और अगर मान लीजिए कोई अम्ल है वो 2 H+ आयन देता है, कितना H+ आयन देता है? 2 H+ आयन देता है। अब 2 H+ आयन देता है तो ये 2 हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा। प्रतिस्थापित का मतलब होता है हटा के उसकी जगह पर बैठ जाना। ठीक है, अब कोई अम्ल 2 H+ आयन दे रहा है तो कितने हाइड्रोजन आयन को प्रतिस्थापित करेगा? 2 को। और कोई अम्ल है वो कितना 3 H+ आयन दे रहा है तो कितने को प्रतिस्थापित करेगा? 3 को। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई अम्ल है, अगर वो जलीय विलयन में एक H+ आयन दे रहा है यानी एक H आयन दे रहा है यानी एक धन आयन दे रहा है, तो वो क्या करे? एक H आयन है तो वो एक जल के साथ जुड़ के हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। अगर 2 H+ आयन दे रहा है तो फिर वो दो जल के रूप के साथ जुड़ के 2 हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। ठीक है, इसी H+ आयन देने के आधार पे कि कौन अम्ल कितना H+ आयन देता है। ठीक है, जो एक आयन दे रहा है तो उसे एक क्षारीय क्या देते हैं? अम्ल दे रहा है ना, और H+ आयन दे रहा है तो ये H जाके स्थान ले लेता है किसी दूसरे का। किसका स्थान लेगा? क्षार का, तो इसलिए इसे एक क्षारीय। 2 H+ आयन दे रहा है तो इसे द्विक्षारीय, और अगर 3 H+ आयन दे रहा है तो उसे त्रिक्षारीय कहते हैं। तो इसके आधार परिभाषा क्या बना सकते हैं कि किसी अम्ल के एक अणु में उपस्थित प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को उस अम्ल की क्षारकता या भास्मिकता कहते हैं। क्योंकि हमें पता है कि क्षार को हम क्या कह सकते हैं? भस्म भी कहते हैं। ठीक है, जैसे एक क्षारीय क्या होता है? एसिटिक एसिड एक क्षारीय, इसमें से केवल ही एक ही H क्या होगा? बाहर निकलेगा। CH3COOH इसका फॉर्मूला होता है। HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसमें से एक ही H है ना। इसे पहचानने का तरीका क्या है? अगर किसी अम्ल में केवल H आयन है तो वो एक ही H है तो वो एक क्षारीय होगा। अगर उसमें 2 H है तो वो द्विक्षारीय होगा। इसमें कितने हाइड्रोजन आयन है? 2 है ना, तो ये क्या है? द्विक्षारीय। इसे हाइड्रोजन कार्बोनेट ये क्या है? द्विक्षारीय है। सल्फ्यूरिक H2SO4 ये क्या है? द्विक्षारीय, क्योंकि इसमें कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है? 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और त्रिक्षारीय क्या होता है? H3PO4 ये क्या होता है? त्रिक्षारीय। कई बार पूछा गया है आपसे कि त्रिक्षारीय के एग्जाम्पल बताइए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, तो ये होता है H3PO4। ठीक है, सेम इसी प्रकार से कि अगर कोई अम्ल है, अगर एक H+ आयन दे रहा है तो वो एक क्षारीय, 2 H+ आयन दे रहा है तो 2 क्षारीय। उसी प्रकार क्षार क्या देते हैं? क्षार किसी जलीय विलयन में कैसा आयन देते हैं? OH- आयन देते हैं। कैसा आयन देते हैं? OH- आयन। तो अगर एक क्षार, कोई पदार्थ क्षार है या कोई क्षार है, वो क्या कर रहा है? किसी जलीय विलयन में एक OH- आयन दे रहा है। कितना? एक OH- आयन, तो वो एक अम्लीय है। ध्यान दीजिए, अगर क्षार है, अगर OH- आयन दे रहा है तो वो क्या है? एक अम्लीय है। अगर 2 OH- आयन दे रहा है तो वो क्या है? द्विअम्लीय है। और अगर वो 3 दे रहा है तो वो क्या है? त्रिअम्लीय है। इसके आधार पर देख सकते हैं इसकी परिभाषा क्या? किसी क्षार के एक अणु में उपस्थित प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोक्सिल आयन, OH को हाइड्रोक्सिल आयन भी बोलते हैं, आयनों यानी OH- की संख्या को उस क्षारक की अम्लीयता कहते हैं। ठीक है, जैसे एक अम्लीय की एग्जाम्पल क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। ठीक है, ये क्या है? एक अम्लीय है। द्विअम्लीय की एग्जाम्पल क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे OH कितना था? एक था, तो ये क्या होगा? एक अम्लीय होगा। यहाँ पे OH कितना था? एक था, तो ये क्या होगा? एक अम्लीय होगा। यहाँ पे देखिए CaOH2, यहाँ पे OH की संख्या कितनी है? 2 है, तो ये क्या है? 2 अम्लीय है। MgOH2 यहाँ पे OH की संख्या कितनी है? 2 है, तो ये क्या है? 2 अम्लीय है। और यहाँ पे देखिए FeOH3 यानी फेरस हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे OH की संख्या कितनी है? 3 है, तो ये क्या है? 3 अम्लीय है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है? 3 अम्लीय है। ठीक है, तो अक्सर ये आपसे एक अम्लीय या फिर 2 अम्लीय या फिर 3 अम्लीय पूछे जाते हैं, मैक्सिमम 3 पूछे जाते हैं या फिर 3 क्षारीय पूछे जाते हैं। तो आप कंफ्यूजन में 3 क्षारीय की जगह इसको लिख देते हैं और 3 अम्लीय की जगह इसको लिख देते हैं। पर ध्यान दीजिए, ये क्या है? 3 क्षारीय है, ये हाइड्रोजन आयन देके किसको प्रतिस्थापित करेगा? क्षार को, इसीलिए क्षारीय है। और ये हाइड्रोक्सिल आयन देकर किसको प्रतिस्थापित करेगा? किसकी जगह खुलेगा? अम्ल को, इसीलिए क्या है? ये अम्लीय है। और एक चीज और जान लीजिए कि MgOH2 यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, यहाँ पे देख लीजिए
OH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, और इसका प्रयोग तब करते हैं जब हमारे पेट में गैस बन गया होगा या गैस बन जाता है, या फिर बहुत ज्यादा गैस कब बन जाता है, जब HCl का श्रवण बहुत ज्यादा होता है, जब गैस बन जाता है, HCl का श्रवण ज्यादा होने लगता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी MgOH2 का ही प्रयोग करते हैं। इनों में यही होता है, ठीक है। और जैसे कि अगर चींटी काट लेती है, तो ये हमने बताया भी था, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है, ठीक है, फॉर्मिक अम्ल। तो इसके प्रभाव को कम करने के लिए हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। बेकिंग सोडा क्या होता है, एक क्षारीय होता है, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछता है कि आपके टूथपेस्ट होता है जो आप कोलगेट करते हैं वो कैसा होता है, तो कोलगेट आपका क्षारीय होता है। कैसा होता है, कोलगेट आपका क्षारीय होता है। क्यों, क्योंकि जब आप भोजन करते हो तो भोजन को पचाने के लिए आपके दांत में क्या होते हैं, अम्ल का प्रभाव होता है, और उस अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए टूथपेस्ट क्या बनाए जाते हैं, क्षारीय बनाए जाते हैं। और ये टूथपेस्ट क्या करते हैं, अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, अम्ल क्षार में क्रिया हो जाती है और क्या बन जाता है, लवण बन जाता है। तो आपके दांत क्या होते हैं, सुरक्षित होते हैं। पर जब आपके दांत का पीएच मान, पीएच को हम बाद में पढ़ेंगे क्या होता है, ये जान लीजिए, पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है। ये जानिए कि दांत का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो आपके दांत का क्षरण होने लगता है, क्योंकि दांत किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, ठीक है, कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, सॉरी कैल्शियम फास्फेट से बना होता है ना। और जब पीएच मान 5.5 से कम होगा तो वो क्या होगा, इनामेल जो होता है उसका क्षरण होने लगता है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इनामेल पूरे शरीर का सबसे कठोरतम भाग है, फिर वो क्या होता है, क्षरण क्यों होने लगता है, तो क्योंकि इनामेल क्या होता है, अम्ल में घुल जाता है, और अम्ल का मान जब पीएच मान 5.5 से कम होगा तो इनामेल घुलने लगता है, इसीलिए आपके दांत क्या हो जाते हैं, क्षरण होने लगते हैं, टूट जाते हैं।